सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। टॉपिक है आज का, चूंकि हमने स्टार्ट किया है सेल डिवीजन को और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन के बारे में, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन के बारे में, या हिंदी में जिसे मैं कहूँ सूत्री विभाजन के बारे में। एक इंट्रोडक्शन उसके बारे में हमने लिया था कि यहाँ पर जो माइटोसिस डिवीजन होगा वो माइटोसिस डिवीजन 2 सेक्शन में कंप्लीट होता है, यानी कि 2 तरीके से होता है। पहला हमारा क्या है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन होना या विभाजन होना। तो इस वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जब ये वाला डिवीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन को हम पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी भी सेल का डिवीजन होगा तो किसी भी सेल के डिवीजन के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बहुत गहरा एक रिलेशन होता है, और जब जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है तो आउटर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बाद उसमें भी एक खिंचाव महसूस होता है, यानी कि वो एक खिंचाव जैसा महसूस होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों का सेपरेशन ये क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगा। यहां पर एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स यहां पर बनती हैं। तो माइटोसिस डिवीजन जो हम पढ़ेंगे, माइटोसिस डिवीजन इन 4 चरणों में पूरा होगा, यानी कि 4 स्टेप्स होंगे, और इन 4 स्टेप्स में क्या क्या होता है क्रोमोसोम्स का, किस तरीके से वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं, या किस तरीके से डिवीजन आगे बढ़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रोफेज। ये फर्स्ट फेज होती है जब डिवीजन स्टार्ट होता है आफ्टर इंटरफेज। इंटरफेज हमने पढ़ा था, एक वो वाली फेज है जब सेल तैयार हो गई है डिवीजन के लिए। तो उसके बाद आती है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, और एनाफेज के बाद टीलोफेज। जो थोड़े छोटे एग्जाम्स होते हैं, कई बार ये वाली फेजेस का सीक्वेंस करना ही आ जाता है कि जो सेल डिवीजन के ये फेजेस हैं इनको सही सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और लास्ट वन होगा टीलोफेज, जिसके बाद 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगी इन माइटोसिस डिवीजन, यानी कि सूत्री विभाजन में। प्रोफेज पहली अवस्था कही जाती है, यानी कि फर्स्ट फेज है, और इस पूरी की पूरी फेजेस को पढ़ने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका। तो शुरू करते हैं जो सेल का डिवीजन है उसके बारे में, कि सेल किस तरीके से डिवाइड होती है और कौन कौन सी अलग अलग फेजेस से जाती है। सबसे पहला जो डायग्राम है, इंटरफेज्ड न्यूक्लियस, यानी कि ये वो वाली फेज है जब डिवीजन शुरू होता है, या डिवीजन शुरू होने से पहले की जो फेज होती है उसी को इंटरफेज कहा जाता है। ये जो चौकोर सा स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, और अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो ये सर्कल है, और बीच में ये थ्रेड जैसे जो दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है, और ये ब्लैक डॉट जो है, स्पॉट जो है वो न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज एक ऐसी फेज है जो डिवीजन की माइटोसिस डिवीजन की फर्स्ट फेज है, और जो इस तरीके का सेल डिवीजन होता है उसमें ये प्रोफेज सबसे लंबी फेज होती है। इस फेज में एक्चुअली क्या होता है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कॉइल्ड, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कॉइल्ड टुकड़ों में खुल जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को कहा जाता है क्रोमोसोम। कहा क्या जाता है, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो अर्ली प्रोफेज होती है उस अर्ली प्रोफेज में स्पाइरम स्टेज भी इसको कहा जाता है। मैं लिख देती हूँ, कई बार इस चीज के बारे में पूछा भी जाता है, स्पाइरम स्टेज किसको कहा जाता है। तो अर्ली प्रोफेज का एक दूसरा नाम भी है, जिस स्पाइरम स्टेज हो गया।
इस स्टेज में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं और कुछ टाइम के बाद क्रोमोसोम कुछ मोटे और थोड़े से कॉइल्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं, यानी कि कुंडलित से दिखाई देते हैं, या ये कहूं कि थोड़े से घने हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। तो हर क्रोमोसोम 2 फाइबर्स का या 2 सूत्रों का बना हुआ होते हैं, यानी कि 2 थ्रेड होंगे और ये थ्रेड आपस में एक दूसरे में लिपटे रहेंगे और इन्हीं को क्या कहा जाएगा, क्रोमेटिड्स कहा जाएगा। इसके बाद जिस स्थान पर ये क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं उसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपस में कॉइल्ड है। मिडिल फेज में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर क्या था, थोड़ी सी वो वाली अवस्था थी जब इसको स्पाइरम स्टेज कहा जा रहा है। उसके बाद क्रोमोसोम एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है। जब वो एक दूसरे के ओवरलैप होंगे तो थोड़े से कुछ मोटे होंगे और कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि ये बहुत डेंस हो गए हैं। और जहां पर ये जुड़े हुए होते हैं, ये एक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ये एक तो ये चीजें हुई जो 2 थ्रेड इस साइड है और इस साइड है, ठीक है। बीच में ये वाला जो स्पॉट है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, जहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं। आप इसमें देखेंगे तो ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, यानी कि लेट प्रोफेज में ये क्या होंगे, क्रोमेटिड्स। जो ये आर्म्स दिखाई दे रही हैं ये होते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स, ठीक। और ये वाला स्पॉट क्या है यहाँ पर, सेंट्रोमियर, जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे सी कुछ कहना चाहिए कणिकाएं कहूं या कुछ ड्रॉप्स सी दिखाई देती हैं, इनको बोला जाता है क्रोमोमियर हिंदी में, यानी कि वर्ण कणिकाएं। इन्हीं पर जो यहाँ पर क्रोमोमियर्स मिलते हैं, उन क्रोमोमियर में ही यहाँ पर जैसे जीन मिलेंगे और जीन का क्या काम होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनेरेशन से दूसरी जेनेरेशन तक पहुंचाना। फिर रिपीट करती हूं, सेंट्रोमियर वो वाला पार्ट हुआ जहां पर क्रोमेटिड्स जुड़े हैं। क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म होती हैं ये क्रोमेटिड्स हुए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग आर्म जहां पर जुड़ी हुई हमने कहा क्रोमोमियर। यहां पर क्या मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के मिलेंगे, जिन्हें बोला जाता है क्रोमोमियर या वर्ण कणिकाएं। ये वो कणिकाएं होती हैं या वो ग्रेन्यूल होते हैं जिन पर जीन होते हैं, ठीक है। अब जीन का क्या काम है, ये जीन का काम है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को 1 जेनेरेशन से अदर जेनेरेशन तक पहुंचाना। इस फेज में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स हैं उसके चारों ओर मैट्रिक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्रोमोसोम्स और ज्यादा डेंस दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इससे देखें यहाँ पर न्यूक्लियोलस बहुत क्लियर था, यहाँ पर स्लाइटली डीजेनरेट होना शुरू हुआ और यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा था। लेकिन लेट प्रोफेज में क्या हुआ, ये टोटली डीजेनरेट हो गया और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डीजेनरेटिंग फॉर्म में आ गई, यानी कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर की ओर बढ़ना शुरू होंगे। आप इसको यहां से कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पर क्या थे, बिखरे हुए फॉर्म में थे, ये अलग है ये अलग है, लेकिन यहां पर स्लाइटली ये क्या कर रहे हैं, इक्वेटर यानी कि बीच वाले मध्य तल पर आने की कोशिश करेंगे। जब इतनी फेजेस पूरी हो जाएंगी, इसके बाद सेल डिवीजन एंटर करता है मेटाफेज में। मेटाफेज वो फेज हुई जो प्रोफेज के से छोटी होगी, यानी कि प्रोफेज 1, 2, 3 स्टेप्स में जैसे कन्वर्ट हुई, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। लेकिन जो मेटाफेज है वो इसके कंपैरिजन में छोटी फेज है। इसमें क्रोमोसोम्स टोटली दिखाई दे रहे हैं, हमें इक्वेटर पर यहाँ पर आ गए हैं और एक थोड़ा सा स्पिंडल जैसा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये स्पिंडल तुर्क बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक स्पिंडल जैसी जो शेप आ गई है, इस स्पिंडल शेप को बोला जाता है न्यूक्लियर स्पिंडल, ठीक है। और ये जो फाइबर दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल के दोनों ओर यहाँ और यहाँ ये क्या फॉर्म हो गए हैं, पोल। अलग अलग पोल का इंडिकेशन है ये और ये, तो 2 अलग अलग यहाँ पर पोल बन गए हैं। और कुछ फाइबर जैसे ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं वो क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर से यहाँ पर निकलेंगे और ये क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ने का काम करेंगे, किससे,
पोल से, या तो स्पिंडल फाइबर कहें, नहीं तो जनरली इनको जो पर्टिकुलर नेम है वो इन फाइबर्स का नेम है ट्रैक्टाइल फाइबर्स। ये क्या करेंगे, इसको स्पिंडल को पोल से जोड़ने का काम करेंगे, तभी ये इस तरीके की शेप यहाँ पर मेटाफेज में दिखाई दे रही है। अब बात एक और आती है, जब हम फाइबर की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि ये जो फाइबर यहाँ पर बन रहे हैं, ये फाइबर एक्चुअली बनते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई फाइबर था ही नहीं। तो यहाँ पर ये फाइबर कैसे बने? ये जो फाइबर बनते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, और जनरली इनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है, और जिसके ये फाइबर्स हैं ये बने हुए होते हैं। अब सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ आ गए? इक्वेटर पर आ गए। अब इक्वेटर की ओर जब ये आते हैं तो इसमें क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं, आप नोटिस करेंगे सब में, यहां पर देख लें, चाहे ये देख लें, कोई भी देख लें, सेंट्रोमियर कहां पर है? इक्वेटर पर है। ठीक, ये पॉइंट्स जहां पर कि ये जुड़े हुए हैं, और इनकी आर्म्स कहाँ है? पोल की ओर इंडिकेटेड है। चाहे दोनों एक ही ओर हो, चाहे एक ऊपर वाले पोल की तरफ हो, एक नीचे वाले पोल की तरफ हो, तो ये यहाँ पर क्या है? पोल की तरफ इंडिकेटेड होती हैं। कुछ और फाइबर जिन्हें सपोर्टिंग फाइबर कहते हैं, वो एक पोल से दूसरे पोल तक फैले रहते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं इक्वेटर पर रहने में और एक स्पिंडल को फॉर्म करने में। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है? सेंट्रोमियर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहां पर देखिए, हमने जब ये यहां दिखाया था तो एक ही यहां पर डॉट हमें दिख रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट से हमने दिखाया, और ये क्रोमेटिड्स यहां थे। यहां पर 2 हैं ये, तो यहां पर क्या होगा ये मेटाफेज में, कि जो ये सेंट्रोमियर है वो धीरे धीरे करके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि स्पिंडल की वजह से एक फोर्स उन पर पुल हो रहा है, और इसके साथ ही यहां पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम से जितने भी, जैसे 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे से यहां से क्या होने लगेंगे? सेपरेट होने लगेंगे। दिख ही रहा है ये, इन दोनों के बीच में एक गैपिंग है, तो यहां पर 2 क्या होने लगेगा? क्रोमोसोम से सेपरेशन यहां पर स्टार्ट होने की कंडीशन आने लगेगी। इतना होने के बाद अब सेल नेक्स्ट डिवीजन के लिए, यानी कि एनाफेज में एंटर कर चुकी है, नेक्स्ट फेज में वो एंटर कर चुकी है। ये जो नेक्स्ट फेज होगी, यानी कि एनाफेज, हिंदी में जिसे पश्चावस्था कहते हैं सॉरी। बाकी जितनी भी फेजेस हैं उनमें लगभग सबसे छोटी फेज इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी फेज में हमें एक स्टेप ही दिखा, लेकिन बहुत सारी प्रोसेस इस दौरान यहाँ पर हो रही है। बाद में पढ़ेंगे, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे कि कौन सी फेज लगभग कितना डिवीजन का टाइम लेती है, उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर एनाफेज में। इस फेज में क्रोमेटिड्स अलग होने शुरू हो गए हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू हो गए हैं, और जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ इंडिकेटेड हो रहे हैं, और यहाँ पर एक ऐसी शेप दिखाई देती है, कई बार लगता है कि वो यू शेप में है, कई बार लगता है कि वो एल शेप में है, वी शेप में है, मतलब एक तरीके का फोर्स यहाँ पर उनको खिंचाव महसूस हो रहा है, जिस खिंचाव की तरीके से कभी लग रहा है वो वी शेप में है, कभी लग रहा है वो एल शेप में है या यू शेप में है। इस तरीके की एक शेप यहाँ पर अपोजिट पोल की ओर खिंचाव की वजह से दिखाई देती है। अब हो भी सकता है कि ये उसी वजह से हो रहा हो कि पोल, हमने कहा ये पोल है, हो सकता है इन पोल की वजह से ही एक रिपल्शन उनको फील हो रहा हो, ठीक है, और इसी वजह से जो ट्रैक्टाइल फाइबर हैं वो पोल की ओर, इनको जो सेंट्रोमियर है उसको पोल की ओर खींचेंगे, तो नेचुरली क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले सेंट्रोमियर बट ही गया। तो इसी वजह से क्रोमेटिड स्पिंडल के एक पोल की ओर आधे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाएंगे। अब ये वाली चीज को हम लेट एनाफेज में बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर था एक खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है, और यहां पर था कि वो पूरे तरीके से कहां चले गए? अपोजिट पोल की ओर चले गए। यानी कि अगर क्रोमेटिड्स यहाँ पर पेयर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 पेयर थे, तो उनमें से हाफ हाफ हो गए। 4 पेयर का मतलब क्या हो गया? 4 पेयर मतलब क्रोमेटिड्स यहाँ थे, तो आधे उनमें से, माना ये 2 थे, ये ऐसे ऐसे थे, तो इनमें से एक कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और एक नीचे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएंगे? अपोजिट पोल की ओर चले जाएंगे, और इन क्रोमेटिड्स को यहाँ पर हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। एक नाम दे दिया इनको, हम क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि मेन क्रोमोसोम से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। इसके बाद
ये एंटर कर जाता है टीलोफेज में, यानी कि अंत्यावस्था जिसको बोला जाता है। इस फेज में जो ये डॉटर क्रोमोसोम है, इसके ग्रुप्स अपोजिट पोल पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। दिख ही रहा होगा आपको इस तरीके से, ये अपोजिट पोल पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बनने लगेगी और न्यूक्लियस फिर से अपीयर होगा। लेकिन न्यूक्लियस के अपीयरेंस से पहले जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है तो न्यूक्लियोलस भी बनेगा। और जो ये स्पिंडल के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं या जो स्पिंडल दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे करके हट जाएगा, यानी कि यहां से डीजेनरेट हो जाएगा। तो इस फेज के एंड में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देकर एक जाल के रूप में दिखाई देंगे, जैसे कि इस तरीके से दिख ही रहा है यहाँ पर कि एक जाल जैसा ये यहाँ पर दिख रहा है, मैट्रिक्स जैसा फॉर्म हो रहा है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसी फेज में मैट्रिक्स भी खत्म हो जाएगा और ये मैट्रिक्स खत्म होने से ये वाली एक सेल अलग बन जाएगी और ये वाली एक सेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, अलग बन जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से सेल में एक न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए हैं। तो ये तो क्या हुआ, ये वो वाली फेज हुई जब वो कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। अब देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। न्यूक्लियोलस का डिवीजन होने के बाद अब किसका डिवीजन स्टार्ट होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो इसमें देखिए अलग अलग है। मैं प्लांट सेल की पहले बात करती हूँ। तो प्लांट सेल में इस प्रोसेस में 2 डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में एक गोल्जी बॉडीज बनने लगेंगी। तो गोल्जी बॉडीज के कुछ प्रोडक्ट्स टाइप के दिखाई देते हैं और कुछ माइक्रोट्यूब्यूलाई यहाँ पर इकट्ठे हो जाती हैं और वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, जो हमने शुरू में ही कहा कि माइक्रोट्यूब्यूलाई जो फॉर्म हो रही थी। तो जिस एरिया में ये जुड़ते हैं या जिस एरिया में ये इकट्ठे होते हैं उसे बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। फिर से रिपीट कर रही हूं, उसे बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। शुरू में ये जो ग्रेन्यूल्स हैं स्पिंडल के बीच में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है, ये स्पिंडल के बीच में आ गए और धीरे धीरे करके वॉल के जो किनारे हैं उनकी ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और एक मिडिल लैमेली का ये निर्माण करेंगे। देखिए कुछ ये यहाँ आ जा रहे हैं और कुछ ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मिडिल लैमेली का निर्माण करेंगे और जब ये मिडिल लैमेली के ऊपर सेलुलोज की भित्ति बन जाएगी या सेलुलोज की एक लेयर आ जाएगी तो उसके बाद ये 2 डॉटर सेल्स को यहाँ पर फॉर्म्ड करेंगे। एनिमल सेल में 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई के बीच में इक्वेटोरियल पार्ट में साइटोकाइनेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन के द्वारा ही यहाँ पर इस तरीके से ये डिवीजन होता है। तो ये 2 फेजेस में कंप्लीट हुआ। ये 2 अलग अलग सेल बन जाएंगी, बाद में यहाँ से सेपरेशन हो जाएगा, एक डॉटर सेल ये हो गई और एक डॉटर सेल ये हो गई। तो माइटोसिस में क्या होगा, 1 मदर सेल से, यहाँ से शुरू किया हमने, 1 मदर सेल से कितनी सेल्स का फॉर्म्ड हो जा रही हैं, 2 डॉटर सेल। अगर मैं इसको और अलग अलग करूं तो ये बिल्कुल सेपरेटेड फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, जैसे कि फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म्ड था। तो ये बहुत सिंपल वे से माइटोसिस डिवीजन को पढ़ने की कोशिश की है। इसके जितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको लेने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जो पूरी की पूरी प्रोसेस है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।